Hello everyone, welcome to Arohan, a series of videos on important concepts and questions of economics, class 12th. हम आज की वीडियो में कुछ एक important questions डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में आने के लिए. So let's decode macroeconomics together. Here is a disclaimer. The images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th economics and all rights belong to their respective owners. So, here is the first question from deficient demand or deflationary gap. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन है और एक रीजन स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Assertion statement is the government can reduce deflationary gap by purchasing government securities in the open market. Reason statement है central government purchases government securities in the open market to increase the lending capacity of the commercial bank. And these are the four options available. अब हमने ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और क्या ये रीजन असर्शन स्टेटमेंट का ट्रू रीजन है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट्स वन बाय वन. पहला असर्शन स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करती है बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. सबसे पहले देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है. So in this diagram you can see that EG is a deflationary gap. और ये arise क्यों होता है? It occurs when aggregate demand is less than aggregate supply, leading to falling prices, lower output and unemployment. यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है उससे हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कम होती है. सप्लाई ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें तो, और हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है AD1, तो ये डिफ्लेशनरी गैप EG अराइज हो जाता है. अब टू ओवरकम दिस गैप गवर्नमेंट हमारे केस में थ्रू RBI दैट इज अवर सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिमांड को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज करती है. अब कैसे होता है ये? वन ऑफ द मेजर to increase this money supply is open market operation, which is quantitative instrument in the hands of the government. अब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू क्या करती है? सेंट्रल बैंक बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है. अब जब वो बाय करता है तो वो पे करेगा, मनी पे करेगा. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय की है तो बदले में मनी पे करेगा. किसको पे करता है? टू कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक. अब जब मनी पे करेगा तो कमर्शियल बैंक के हाथ में और पब्लिक के हाथ में, दोनों के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इट विल रिजल्ट इनटू हायर मनी सप्लाई और हायर मनी सप्लाई रेजेस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन which increases aggregate demand and helps reduce the deflationary gap. तो जो मेरी पहली स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट हो जाती है कि अगर सेंट्रल बैंक परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, जिससे डिफ्लेशनरी गैप रिड्यूस हो जाता है. सो माय फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द रीजन स्टेटमेंट. रीजन स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इंक्रीजेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. बिल्कुल ठीक है. सेंट्रल बैंक जब परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से टू इंक्रीज द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक. अब इससे क्या होता है? व्हेन कमर्शियल बैंक सेल सिक्योरिटीज टू सेंट्रल बैंक, उनके पास कैश आ जाता है हाथ में, क्योंकि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कैश दे देगा और उनसे सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा.
अब जब कमर्शियल बैंक के हाथ में कैश आ गया तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी यानी कि आगे लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अगर लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो banks will give more loans to businesses and consumers which increases spending and investment। तो बैंक के लोन देने से कस्टमर्स और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जिससे हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, जिससे हमारा डिफ्लेशनरी गैप रिड्यूस होता है। तो मेरी जो सेकंड रीजन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अब मुझे ये देखना है वाई रीजन एक्सप्लेन्स एसर्शन। क्या ये रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? कर रहा है तो क्यों कर रहा है? The increase in lending capacity of the commercial bank leads to more credit creation। अभी हमने देखा कि अगर lending capacity कमर्शियल बैंक की इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है इकोनॉमी में। क्रेडिट अगर इकोनॉमी में आपकी बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट होगा, इजीली लोन्स अवेलेबल हैं। और जब इजीली लोन्स अवेलेबल होंगे तो कंज्यूमर्स भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगे। सो मोर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन देन। और हमारे टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ सी प्लस आई। तो अगर कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। एंड दस द रीजन डायरेक्टली एक्सप्लेन्स हाउ परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्प्स रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। होप आपको ये रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। Question says to arrive at the value of gross value added at market price, that is GVA at MP, dash must be added to gross value added at basic price. Basic price is your factor cost. Choose the correct option to fill up the blanks. A is product taxes, B net product taxes, C production taxes, and D net production taxes। So all of us know that ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करती हूं जो कि टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होते हैं तो मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाती है। सो माय करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, दैट इज नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। सो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को अगर मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड करूंगी तो मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट वन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन, और हम सब जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज गोइंग टू लाई बिटवीन 0 एंड 1। भाई जितनी आपकी इनकम होगी या तो आप कुछ भी स्पेंड नहीं करेंगे, नो स्पेंडिंग, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0, या आप सारी स्पेंड कर देंगे यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1। आप इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वो 1 हो सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Second statement says, as the income of an economy increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा जब भी इनकम इंक्रीज होती है, जब भी इनकम इंक्रीज होती है, जिस रेट पे इनकम इंक्रीज होती है उस रेट पे कंजम्पशन कभी इंक्रीज नहीं होती है। सो एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, द proportionate increase in the level of consumption will always be less than, not more than, it will always be less than the increase in the level of income। So
In the light of the given statements, choose the correct option. These are the 4 options available. और हमने देख ही लिया कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थी, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स थी. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट से है. In a two-sector economy, aggregate demand can be determined by adding. We have to choose the correct option. Option A, autonomous consumption, induced consumption, and induced investment. B, autonomous consumption, autonomous investment, and induced investment. C, autonomous consumption and autonomous investment. And D, autonomous consumption, induced consumption, and autonomous investment. देखिए, जब भी हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में इज अ सम टोटल ऑफ सी प्लस आई. सी प्लस आई में इन्वेस्टमेंट तो हमेशा मेरी ऑटोनमस ही होती है ना. तो ए ऑप्शन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता. अब हमने देखना है सी और डी में से. सो लेट्स अंडरस्टैंड. इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी मेरा जो एग्रीगेट डिमांड होता है बेटा वो सी प्लस आई होता है, जिसमें सी क्या होता है, ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन विच इज इक्वल टू बी इंटू वाई, वेयर बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसको जब मैं इनकम से मल्टीप्लाई करती हूँ, जो कि सी मेरी जो इंड्यूस कंजम्पशन होती है ना वो डिपेंड होती है इनकम से. जितनी इनकम होगी है ना तो उसके हिसाब से इनकम के ऊपर जो मेरी कंजम्पशन डिपेंडेंट होती है, नॉट उसके हिसाब से, इनकम के ऊपर जो मेरी कंजम्पशन डिपेंडेंट होती है वो इंड्यूस इन कंजम्पशन होती है. तो कंजम्पशन हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन होती है, दैट इज बी इनटू वाई. एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज autonomous investment. So the correct answer is D option, autonomous consumption, induced consumption, and autonomous investment. Now the next question is from again deficient demand and deflationary gap. It says deflationary gap refers to the gap by which dash falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. We have to choose the correct option. First is ex ante aggregate demand, B exposed aggregate demand, C ex ante aggregate supply, and D exposed aggregate supply. तो बेटा पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए. एक्स एंटे होता है प्लैंड और एक्सपोज्ड होता है एक्चुअल. तो डिफ्लेशनरी गैप हमेशा, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीखा था कि हमेशा जब भी मेरी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होगी किससे, दी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तब डिफ्लेशनरी गैप अराइज होगा. तो एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता. सो द डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू बाय विच current aggregate demand falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. तो करंट एग्रीगेट डिमांड इज नेवर एक्स एंटे, एक्स एंटे हमेशा प्लान्ड होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड, बी ऑप्शन एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड is the correct option. So hope जो भी आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए इनके कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इनके आंसर समझ में आए होंगे. Thank you for learning with us today. And if you have any query, you may post it in the comment box. And all the very best for your upcoming board exam. Thank you very much.